Hello everyone, so here I am with a video of the very next chapter for class 8th, and the book that I am taking is the same, Science Collins, and the name of the chapter is Cell, Structure and Function. This is chapter number 7 in the video series. And before getting into the details of the chapter, the contents that we will be taking in this chapter is cells. We will be studying about its variation in number, variation in shape, variation in size. Then we'll be studying about structure of cells, that what are the various things that are present inside the cell, and then plant cell and animal cell, we will be differentiating between them, and at the very end we will be taking the cell division and growth. These three topics we will be taking in the part 2 of the video, and this first topic and some of second topic also will be taking in the very first part of this video. So to start off with, there is new term that you are going through, and that new term is cell. The basic unit in any living organism is the cell. If you can see this diagram, as you can see over here, this is a complete wall. ये दीवार है पूरी एक. ये बहुत सारी, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ ब्रिक्स. हमने ब्रिक्स को वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन अप किया, एंड इट हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल. सो इन द सेम मैनर, जिस तरीके से ब्रिक को जोड़ जोड़ कर एक कंप्लीट वॉल बनती है, इसी तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी का स्ट्रक्चर एक छोटी सी बेसिक यूनिट से बना है, जिस यूनिट को कहते हैं हम सेल. जिस तरीके से एक वॉल की जो बेसिक यूनिट है वो ब्रिक है, उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट है बेसिक, दैट इज सेल. A cell is called the structural and functional unit of the living organism. Actual में if we talk about cell कि आखिर cell को आप define कैसे कर सकते हैं, what is a cell, then actually cell जो है वो living organisms की basic unit है, and it is also called as the structural and functional unit of life. एंड ये डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है? एक्चुअल में 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क एक्चुअली उन्होंने एक ट्री की जो बार्क होती है उसमें से एक अपर लेयर उन्होंने निकाली, उसका एक स्लाइस लिया. कॉर्क इज दैट ओनली. कॉर्क यू कैन एज्यूम इट एज बार्क ऑफ द ट्री. बार्क ऑफ ट्री का स्लाइस लिया उन्होंने, और उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो उन्होंने स्लाइस ऑफ बार्क ली थी, उन्हें माइक्रोस्कोप में से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे कुछ एम्प्टी स्पेसेस उन्हें दिखाई दे रहे थे. His observation was, he noticed tiny empty spaces which were looked like compartments. कुछ कंपार्टमेंट जैसे दिखने वाले टाइनी एम्प्टी सरफेसेस उन्हें, स्पेसेस उन्हें दिखाई दे रहे थे, एंड उन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या कहा, सेल्स. उसके बाद उन्होंने और बाकी साइंटिस्ट ने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ और ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंस उठाए और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्हें सेम इसी तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाई दिए. तो वहाँ से इट वाज intimated that yes, all the living organisms are made up of some tiny vacant spaces, empty spaces that look like the compartment, and Robert Hooke named them cells. So this is how the cells were discovered. Robert Hooke in 1665, he discovered the cells by observing a very thin slice of cork under the microscope. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो सेल हैं इनका क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, एंड क्या इनका नंबर है एंड ऑल. तो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये जो सेल हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर, इनका शेप, इनका साइज सब कुछ वैरी कर सकता है. वन बाय वन वी विल स्टडी वेरिएशन इन ऑल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल.
The organisms that are made up of only single cell, they are called unicellular organism. And इसका example है amoeba and yeast. They are the microorganisms जिनके बारे में हम already chapter 3 microorganisms में पढ़ चुके हैं. And in unicellular organism में ये जो single cell होता है, it performs all the functions. इस organism के लिए nutrition, digestion, excretion ये सारे function ये एक single cell ही perform करता है. And दूसरी side we are having the multicellular organism. The organism which are made up of many cells, they are called multicellular organism. Example, human beings. You will be surprised to know this, that in human beings there is more than 1 billion of cells. Human beings 1 billion से भी ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. So, सेल की अगर हम वेरिएशन नंबर में देखें तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर, यूनि मीन्स वन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स, यानी मेनी सेल्स. Let's talk about the variation of cell in case of shape and size. Now coming to the next characteristics, जो सेल्स हैं उनकी शेप जो है वो बहुत डिफ़र कर सकती है, उनका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़र कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेल्स की शेप की बात करूं तो हर सेल की एक अलग शेप होती है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन विच दैट पर्टिकुलर सेल हैज़ टू डू. कौन से सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उस फंक्शन के बेसिस पर ही उस सेल की शेप डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नर्व सेल की बात करूँ, नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है. ये जो नर्व सेल है इसकी शेप होती है इलोंगेटेड, यानी ये काफ़ी लॉन्ग ऐसे थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका. एंड इसका रीज़न क्या है, ये लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टू कैरी मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इनका ब्रांच्ड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर इसीलिए होता है क्योंकि नर्व सेल्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मैसेज जो है वो कैरी करके लेके जाना होता है. इसी तरीके से अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं तो जो मसल सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. उसका रीज़न भी है कि आखिर क्यों ये सिलेंड्रिकल या ब्रांच्ड शेप के होते हैं, क्योंकि मसल सेल्स को मूवमेंट शो करनी होती है जिसके लिए वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं. तो सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड शेप की वजह से वो इजीली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन शो कर सकते हैं. हेंस दिस शेप हेल्प द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड एंड हेल्प देम इन शोइंग द मूवमेंट. इसके बाद स्किन सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो स्किन सेल्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर कवरिंग द बॉडी. उनका जो फ्लैट शेप है वो उन्हें हेल्प करता है ताकि जो स्किन सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो पूरी बॉडी को कवर कर सकें. तो स्किन सेल्स आर द cells which are flat in shape, and the reason behind this is only to provide the large surface area for covering the whole body. इसी तरीके से जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनके पास एक विगी टेल भी होती है. स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक टेल प्रेजेंट होती है. उसका रीज़न क्या है कि उसकी ऐसी शेप क्यों होती है? बिकॉज दे हैव टू स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस. उनको स्विम करके लंबे डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं, इसलिए उनकी जो विगी टेल है वो उनको हेल्प करती है प्रोपेल करने में. प्रोपेल मीन्स उनको आगे स्विम करके पुश करने में उन्हें हेल्प करती है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट सेल्स शेप कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन विच दे हैव टू परफॉर्म. इसी तरीके से सेल का जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है. द साइज ऑफ द सेल मे बी एज अ स्मॉल एज अ माइक्रोमीटर. वो इतना छोटा भी हो सकता है कि उसकी डायमेंशंस माइक्रोमीटर में आए, और वो इतना लार्ज भी हो सकता है कि उसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में आए. फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉलेस्ट सेल है वो बैक्टीरियल सेल है जिसको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो ऑस्ट्रिक एग जो है वो एक सिंगल सेल है, यानी सेल का साइज़ इतना छोटा भी हो सकता है बैक्टीरियल साइज़ जितना, जिसको आप अपनी नेकेड आइज से ना देख पाएँ, और सेल का साइज़ इतना बड़ा भी हो सकता है ऑस्ट्रिक एग जितना कि आप उसको नेकेड आइज से देख पाएँ. तो द साइज़ ऑफ सेल कैन ऑल्सो वेरी. In human body, the longest cell that is present is the human nerve cell. So this is all about the variation of the cell in according to its shape and size. The various shapes that I have just talked. Sperms जो हैं उनके पास एक विगी टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो
न्यूरॉन सेल एक्चुअली इट इज़ द अनदर नेम फॉर नर्व सेल। इसका इस तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और लॉन्ग थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। रेड ब्लड सेल्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो यू कैन सी दे ऑल आर द वन सिंगल सेल्स एंड स्टिल दे आर हैविंग सो डिफरेंट शेप्स। अगर हमें किसी भी सेल को प्रॉपरली व्यू करना है माइक्रोस्कोप में, बिकॉज सेल्स आर सो माइक्रोस्कोपिक, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में उन्हें देखने से पहले वी हैव टू डू सम प्रिपरेशंस। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी पढ़ा था माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में। हमें माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ती है। To view a cell under the microscope, the specimen का मतलब होता है सैंपल। फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा को देख रहे हैं, हम प्लांट सेल को देख रहे हैं या एनिमल सेल को देख रहे हैं, तो दैट विल बी द स्पेसिमेन। इट इज़ फर्स्ट प्लेस्ड ऑन अ ग्लास साइड। हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप की स्लाइड होती है, रेक्टेंगल शेप का ग्लास शीट होता है, उसके ऊपर हम अपने स्पेसिमेन को रखते हैं माइक्रोस्कोप में देखने से पहले, ताकि हम उस ग्लास की स्लाइड को उठाएं और माइक्रोस्कोप में रख दें और ताकि हम उसे ऑब्जर्व कर सकें। सो दिस स्टेप इज नोन एज माउंटिंग। इस स्टेप को बोला जाता है माउंटिंग। माउंटिंग जो है वो लेबोरेटरी में दो तरीकों से की जा सकती है। वो ड्राई माउंटिंग भी हो सकती है और वेट माउंटिंग भी हो सकती है। ड्राई माउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन को रखते हैं जहां पर हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेट माउंटिंग वो होती है इन विच वी ऐड वाटर अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन ड्यूरिंग द माउंटिंग। और स्पेसिमेंस को देखने के लिए एक और स्पेशल चीज़ है जो हमें चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं स्टेन्स। स्टेन्स एक्चुअली जो प्लांट्स के जो सेल्स हैं, जो एनिमल सेल हैं या जो प्लांट सेल हैं, उनके जो पार्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कलर कर देते हैं। अब उनको कलर कैसे करें? एक्चुअल में हमारे पास कुछ स्टेन्स होते हैं। स्टेन्स आर सम डाइज। ये कुछ कलर्ड डाई होती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं मिथिलिन ब्लू, सेफ्रेनिन और क्रिस्टल वॉयलेट। दे आर सम डाइज। ये डाई क्या करती हैं, जब हम किसी भी सेल के ऊपर इन डाइज को, इन स्टेन्स को डालेंगे तो वो कलर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब वो कलर एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो हमें ज़्यादा ब्राइट दिखाई देंगी और उनको माइक्रोस्कोप में देखना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सो फॉर द स्टडिंग ऑफ डिटेल्ड स्ट्रक्चर of this various cells, we use stains that are the dyes to color the various parts of the cell. So this is all about viewing the specimens onto the slide using microscope. Now let's study about the structure of the cell, कि सेल दिखता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। So let's study about structure of cell. If we talk about the three major parts of cell, जो सेल के थ्री मेजर पार्ट्स हैं, उसमें तीन चीज़ें आती हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है ये बाउंड्री, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो सेंटर में एक राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो मेन ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एक सेल में: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो इट इज़ अ थिन कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग है, एक ऐसी बाउंड्री है दैट सराउंड्स द सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो गिव इट्स अ शेप। आप खुद से ये चीज़ सोचिए कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस की बाउंड्री जो है वो उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन, इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो टू प्रोवाइड अ शेप टू द सेल। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देती है और सेल से बाहर जाने देती है। दैट मीन्स इट सेलेक्टिवली अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल इनसाइड और आउटसाइड द सेल। यही रीज़न है कि उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके सेल के अंदर या बाहर जाने का चीज़ों को परमिट देती है, उन्हें परमिएबिलिटी प्रोवाइड
कराती है. That's why it is known as selectively permeable membrane, because it only selectively allows the entry and exit of material inside or outside the cell. So this is all about the boundary or the cell membrane. The next important term that we are coming across is the cell wall. अब हमने इन 3 पार्ट्स में सेल वॉल तो नहीं बोला था. एक्चुअल में जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर सेल होते हैं, उनके सेल्स में सिर्फ एक ही बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल इसीलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेशनरी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. वो अपने आप को लोकोमोट नहीं करा सकते, मूव नहीं करा सकते अगर कोई डेंजर आता है तो. दैट्स वाई सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली. ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, यानी सेल को थोड़ा सा टफ बनाती है ये. एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल बिकॉज दे नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. एंड इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस. जो सेल वॉल है वो सबकी एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है बिना किसी चीज़ को चेक करे कि ये सेल के लिए बेनिफिशियल है या नहीं. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, एंड सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, जबकि जो सेल वॉल है वो सभी सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म, जो हमारा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. तो साइटोप्लाज्म जो है एक्चुअली इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेल. एंड इस साइटोप्लाज्म की स्पेशलिटी क्या है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. इन सभी सेल ऑर्गेनलीज और इनके फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपरली डिटेल्स में. लेकिन फिलहाल के लिए सेल ऑर्गेनली को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. So this is about cell membrane, cell wall and cytoplasm. Now let's talk about the nucleus, the very last topic of this video, because in second video we will be talking about all the cell organelles that are present in the cytoplasm. Now let's look at the structure of the nucleus. This is the structure of nucleus. It is made up of some membranes, कुछ बाउंड्री होती है जो उसमें बीच में गैप्स होते हैं. एंड इसके अंदर भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, एंड इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं और उसका एक और नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क. एंड जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड ये जो ब्लैक कलर का एक सॉलिड सा लिक्विड सॉलिड बॉडी यू कैन सी, इट इज़ nucleolus. So these are the 4 major parts that are present in a nucleus. Now let's study about the various functions and characteristics. The very first is it controls all the functions of cell and cell part. जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और सारे सेल पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. That's why nucleus is known as brain of सेल. एंड अगर हम न्यूक्लियस के पार्ट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर की बाउंड्री है, क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है जिसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क भी कहते हैं. इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी है जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. एंड इसमें एक सॉलिड डार्क बॉडी भी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. इट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. After this, what is the very important fact about the nucleus is that क्रोमोसोम्स कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स एक्चुअल में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड क्रोमोसोम्स जो हैं ये हेरिडिटी मटेरियल को कैरी करते हैं जिसका नाम होता है जीन्स.
क्रोमोसोम्स दे कैरी जीन्स, और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द हेरिडिटी मटीरियल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एक्चुअल में इस जीन्स को हम जेनेटिक मटीरियल भी कहते हैं, क्योंकि यही मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल हमारी शक्ल का कुछ पोर्शन, हमारे कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये जीन्स हैं, ये जेनेटिक मटीरियल है। क्योंकि जब ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं तो दे कैरी सम ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एंड व्हेन सेल इज नॉट इन द स्टेट ऑफ डिवीजन इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, यानी सेल मेच्योरिटी पर पहुंचकर न्यू डॉटर सेल्स नहीं बना रहा होता है, तो इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। एंड जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो इस क्रोमैटिन का नाम चेंज होकर क्रोमोसोम हो जाता है। बट बोथ ऑफ देम दे do the same function, and the function is they carry genes which are responsible for the transferring character from parents to offsprings. So nucleus जो है, it is the brain of the cell because it controls all the functions of cell and cell part. It has this structure and following parts. इसके अलावा the very important thing is there are genes present in chromosomes which are responsible for transferring characters from parents to offsprings. So this was all about nucleus and its structure. In the next video we will be studying about the various cell organelles that are present in cytoplasm.